हेलो, जय हिंद, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। स्वागत है आपके अपने साइंस संग्रह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव लेकर के सोशल साइंस का एक बार फिर से हाजिर हैं। चलिए फटाफट इसको देखते हैं, करते हैं अपने परीक्षा की अंतिम तैयारी, क्योंकि आज से आपका पेपर शुरू हो चुका। आज आप लोग पेपर देकर आ चुके हैं। पेपर कैसा गया ये भी कमेंट में बताना है, क्योंकि आज से बिहार मैट्रिक परीक्षा की शुरुआत हो गई है। सोमवार से 17 फरवरी आज का दिन। तो भाई चलते हैं आगे, जो आपका सोशल साइंस का पेपर होने वाला है उसके लिए भी आप अपनी तैयारी करेंगे, हमारे साथ रिवीजन करते चलेंगे। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का संग्रह है यहाँ पर, साइंस संग्रह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप लोग बने हुए हैं, और हम लोग एक एक क्वेश्चन को आराम से देखेंगे और करते हुए जाएंगे। ठीक है, बड़े ही आराम से, एकदम कोई प्रेशर में नहीं, क्योंकि आप लोगों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर लिया है, सिलेबस कंप्लीट है, और मुझे पूरा विश्वास है कि सारे बच्चों ने खूब मन लगाकर पढ़ाई किया है। अब क्या है बारी, अब यह जो टाइम है केवल रिवीजन का टाइम है। इट्स टाइम टू रिवीजन, डू रिवाइज योर सिलेबस। अपने सिलेबस को बस रिवाइज करते चलिए, और एकदम आराम से चिल करते हुए, खुश होकर के पढ़ाई को एंजॉय करते हुए। प्रेशर लीजिएगा, जो आप पढ़े हुए हैं वो भी आप भूल जाते हैं, क्योंकि लगता है कि ये बहुत बड़ा चीज है, ये हो गया वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं सोचना है। बस जो पढ़े हैं एकदम कूल माइंड से, एकदम खुश होकर के और थोड़ा ध्यान दे करके बस प्रश्नों को रिवीजन करते चलेंगे। और हम यहाँ पर आपके साथ हैं, घबराने की बात नहीं है। आज 100 ऑब्जेक्टिव करवाते हैं। डेली हम लोग जो सीरीज लेकर आते हैं यूट्यूब पर, आपका 100 क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव हम लेकर के आते हैं। अब यहीं से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, चलिए बिना बात के हुए हम लोग बिना बात किए हुए सीधे क्वेश्चन पर आएंगे और समझेंगे। भारतीय वन्य जीव बोर्ड, देखो भाई, भारत में वन्य जीव बोर्ड, वन्य का मतलब क्या, जंगली, जंगली जीव, वन के जो जानवर हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उनके लिए एक बोर्ड का गठन हुआ, यानी उनकी संरक्षण के लिए। तो ये कब हुआ था, 50 में, 52 में, 48 में या 54 में? तो ये हुआ था बच्चा लोग 1952 में। ठीक है जी। दूसरा, आयुर्वेद के जनक चरक को कहा जाता है, ये आपको खूब बढ़िया से पता है। ये एक क्या थे भाई, चिकित्सक थे, आयुर्वेदाचार्य थे, वैद्य थे। चरक का नाम आता है, प्राचीन भारत में इसका जिक्र है चरक का, क्योंकि एक बड़े आयुर्वेदाचार्य थे। टैक्सोल का उपयोग किस बीमारी का दवा बनाने में होता है? तो कैंसर की बीमारी का दवा बनाने में टैक्सोल का यूज होता है। अब करेंगे नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब उसको बार बार रेवेन्यू किया जा सके, जो लिमिटेड नहीं हो, जिसको आप नए रूप में हमेशा रूपांतरित कर सकते हैं। तो कोयला को आप कर सकते हैं जी, नहीं, ये फिक्स है, लिमिटेड है, सीमित है। पेट्रोलियम भी सीमित है, प्राकृतिक गैस भी सीमित है, लेकिन सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, और वही पूछ रहा है क्वेश्चन में। सबसे लंबा बांध कौन है भाई? हीराकुंड बांध आपका महानदी पर पता होना चाहिए। सबसे लंबा बांध, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध। कहलगांव आपके भागलपुर जिले में, बिहार के भागलपुर जिला में ये तापीय विद्युत परियोजना है, और कहलगांव कहाँ है? भागलपुर में है, अपने बिहार के भागलपुर जिले में। ठीक है जी। भूकंप का सबसे ज्यादा विनाशकारी जो तरंग होता है, उस तरंग का क्या नाम है? एस तरंग, पी तरंग, एल तरंग या टी तरंग? तो वो है बच्चा लोग एल तरंग। ठीक है, वो है आपका एल तरंग। आगे बढ़ते हैं। बिहार नहीं, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक, ठीक है, शोक नदी कहा जाता है? कोसी को। मिथिलांचल क्षेत्र में है, सीमांचल और मिथिलांचल क्षेत्र में, इसमें बाढ़ हमेशा आते रहते हैं, इसलिए कोसी को शोक कहा जाता है बिहार का। क्षेत्रीय पार्टी कौन है? तो लोक जनशक्ति पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी। क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी दो तरह की पार्टियां आपको हम बताए हैं। राष्ट्रीय पार्टी मतलब एक राज्य के अलावा उसके बहुत सारे राज्यों में वो चुनाव लड़ती हो, यानी कम से कम 2-3 राज्यों में चुनाव लड़ती हो, या पूरे देश भर में चुनाव लड़ती हो। राष्ट्रीय पार्टी होती है जो बड़ी पार्टियां होती है। जो छोटी पार्टियां होती है, किसी एक ही क्षेत्र में वो चुनाव लड़ती है, किसी एक ही राज्य में उनका जनाधार है। तो वैसे जो छोटी पार्टियां हैं, जो किसी एक खास क्षेत्र में ही अपना चुनाव लड़ती हैं, वो क्षेत्रीय पार्टियां कहलाती हैं। तो भैया इसमें तो लोक जनशक्ति पार्टी भी आपका क्षेत्रीय पार्टी है। ये बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, ठीक है, रामविलास पासवान के बेटे। और बहुजन समाज पार्टी, ये भी आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की मायावती की पार्टी, ये भी क्षेत्रीय पार्टी है। और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये भी क्षेत्रीय पार्टी है। ये तो तीनों है। फिर ये क्वेश्चन ऐसा कैसे आ गया भाई? तो इसमें ये होना चाहिए क्वेश्चन में, मेरे ख्याल से टाइपिंग मिस्टेक है, कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी नहीं है? नहीं है, नहीं पूछना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्या है भाई? भाजपा, ये राष्ट्रीय पार्टी है।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों क्षेत्रीय पार्टियां हैं। आगे चलिए, करेंगे बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? वही भाई लोक जनशक्ति पार्टी। चिराग पासवान जो एक बिहार में नेता है, रामविलास पासवान उनके पिता हुआ करते थे, बहुत सारे मंत्री पद पर रह चुके हैं रामविलास पासवान, और वैशाली जिले के हाजीपुर से वो चुनाव जीतते थे। हाजीपुर से कितने बच्चे होंगे वो कमेंट करेंगे। वैशाली जिला का मुख्यालय हाजीपुर है, हाजीपुर से रामविलास पासवान हमेशा चुनाव जीतते थे, और सबसे ज्यादा वोट से चुनाव जीतने का उनका एक रिकॉर्ड भी है। उन्हीं के पुत्र हैं चिराग पासवान। और लोक जनशक्ति पार्टी, इसी को लोजपा बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जैसे भारतीय जनता पार्टी को भाजपा बोलते हैं, राष्ट्रीय जनता दल को राजद बोलते हैं, तेजस्वी यादव की पार्टी है बिहार की, जनता दल यूनाइटेड को जदयू बोलते हैं, नीतीश कुमार जी की पार्टी है। वैसे लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा यानी एलजेपी, नहीं जी, शॉर्ट फॉर्म में एलजेपी। तो ये बंगला इसका चुनाव चिन्ह है। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? बंगला है। ठीक है जी, इसका चुनाव चिन्ह है बंगला। बाकी एक चुनाव चिन्ह राष्ट्रीय जनता दल, इसका लालटेन है, आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल लालटेन है, इसका तेजस्वी यादव की पार्टी। समाजवादी पार्टी ये उत्तर प्रदेश की पार्टी है, इसका साइकिल है चुनाव चिन्ह। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसका हंसिया और हथौड़ा है। हंसुआ होता है ना, हंसुआ जानते हो ना, हम लोग बिहार में उसको हंसुआ बोलते हैं, वही हंसिया बोला जाता है हिंदी में, हम लोग हंसुआ बोलते हैं। तो हंसुआ हथौड़ा ये है आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का। तो चलिए, यहाँ पर बंगला पूछ रहा है, लोक जनशक्ति पार्टी। मान लीजिए पूछ दे राष्ट्रीय जनता दल का, तो लालटेन समाजवादी पार्टी का साइकिल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हंसिया हथौड़ा, कांग्रेस का पंजा, भारतीय जनता पार्टी का कमल। ये सब चीज आप सोशल साइंस पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत ये जानकारी होना चाहिए। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो बिहार का इसमें ऑप्शन आ गया, ऐसे ही काट दो, बिहार उत्तर प्रदेश में तो होता नहीं है, और साउथ का तमिलनाडु केरल वाला में भी ये नहीं है, बंगाल से भी इसका कोई संबंध नहीं है। ये है गुजरात महाराष्ट्र, दोनों पड़ोसी राष्ट्र है, इनसे होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। मध्य प्रदेश यानी भारत के बीचों बीच, इनका संबंध है गुजरात महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से। किस घाटी परियोजना का भाई? नर्मदा नदी पर नर्मदा घाटी परियोजना। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं? चलिए, निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन, जब भी किसान यूनियन के प्रमुख नेता के बारे में पूछेगा, टिकैत नाम याद रखिएगा, टाइटल महेंद्र सिंह टिकैत, ये किसान नेता थे। इनके बेटे अभी भी किसान नेता है, उनका नाम है राकेश टिकैत। कभी कभी तुम टीवी पर न्यूज में देखते होगे नाम, राकेश टिकैत का नाम आता है। वो आज के डेट में वो भी किसान नेता है, वो महेंद्र सिंह टिकैत के पुत्र हैं। तो यही बात कह रहे किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। देखो क्या कह रहे थे, है नहीं थे, इनकी अब देहांत हो चुका है, और इनके जो पुत्र हैं वो अब नेता बने हैं किसानों के, उनका नाम है राकेश सिंह टिकैत। ठीक है जी, तो रिलेट करके पढ़िएगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। जिला परिषद का कार्यकाल 5 साल का होता है। जिला परिषद का हो चाहे ग्राम पंचायत का हो, वो सब 5 साल का होता है भाई। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। जिला का नाम पूछ देगा, नागौर जिला, नागौर जिला। ठीक है, और राजस्थान आपका राज्य हो गया। किसकी शुरुआत? पंचायती राज व्यवस्था की, पंचायती राज प्रणाली। ठीक है, जहां पर बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। सॉरी, बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। लेकिन इस पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत भारत में किस राज्य से हुआ था? तो राजस्थान से शुरुआत हुआ था। अच्छा, ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है, और एक पिछला सेट में क्वेश्चन आया था ग्राम कचहरी। जब ग्राम कचहरी का पूछ देगा तो सरपंच होता है। ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ग्राम कचहरी का सरपंच, ग्राम पंचायत का मुखिया। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है भाई, राष्ट्रपति। चलिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिला था बारदोली किसान सत्याग्रह में। बारदोली में किसानों का जो आंदोलन हुआ था, वहीं पर वल्लभ भाई पटेल को एक उपाधि मिला था। क्या चीज का उपाधि? तो इनको सरदार कहा गया, और उसी समय से इनके नाम के पहले लग गया सरदार। पूरा नाम इनका हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कहां से हुआ था? बारदोली से। बारदोली कहाँ है? गुजरात में। यही बारदोली में जो हुआ था किसानों का आंदोलन, यहीं पर इनको सरदार की उपाधि मिली थी। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारत सरकार अधिनियम 1919 वाला याद रखिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। और 1909 वाला भी एक आता है क्वेश्चन, तो 2 याद रखना। 1909 वाला मार्ले मिंटो, 1909 वाला बच्चा लोग मार्ले मिंटो अधिनियम, और 1919 वाला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ये दोनों याद कर लेना।
1909 वाला भी हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे आपको। यहाँ पर क्वेश्चन आपको लाए हैं 1919 वाला, तो दोनों याद रखो। 1919 वाला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, जो यहाँ पर आपका आंसर मिल गया, और 1909 वाला पूछ देगा बबुआ तो मार्ले मिंटो आप लगाइएगा। एक क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई अदर क्वेश्चन रहता है, इसीलिए मैं इसमें करवा देता हूँ क्लास में ही। ये नहीं कि बस ये क्वेश्चन आया तो बस आपको ये बता करके निकल जाए। इससे रिलेटेड हमको लगता है कि दो चीजें इंपॉर्टेंट है, कभी 1919 पूछ देता है, कभी 1909 पूछ देता है। ये दोनों याद रखिएगा, कोई भी पूछ दे आपका आंसर आराम से लग जाएगा। अंकोर वाट का मंदिर आपको पता है सूर्य वर्मा द्वितीय ने बनवाया था। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस, ये लेनिन के नेतृत्व में हुआ। लेनिन ने इसको लिखा था इस किताब को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस लेबर डे 1 मई को होता है। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा गया, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को कहा गया। ये आपका बिहार टेक्स्ट बुक का जो किताब है SCERT, इसमें सब ये बातें हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है। और इस चैनल पर हमने 1-2 चैप्टर 2-3 चैप्टर पढ़ाया भी है पिछले साल में 2024 में। प्लेलिस्ट में वो चाहोगे तो मिल जाएगा। हालांकि अभी आपके पास वो देखने का समय नहीं है, तो अभी आप मत देखिए, क्योंकि अब आपको टाइम ये नहीं है कि आप थ्योरी पढ़िएगा। थ्योरी पढ़ने का भी टाइम नहीं है, अभी केवल क्वेश्चन आंसर करो, ठीक है। रिवीजन करते रहिए। रक्त और लौह की नीति एकदम बिस्मार्क, और बिस्मार्क का संबंध कहाँ से है, जर्मनी से है। गैरीबाल्डी मेजनी ये दोनों का संबंध कहाँ से है, इनका है संबंध इटली से, ठीक है। नेपोलियन का संबंध कहाँ से है, तो फ्रांस से। तो ये सारी बातें याद रखो बच्चा। निम्न से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, कह रहा कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो सुनामी, बाढ़, भूकंप, महामारी प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये इंसानों की गलती के कारण होता है, हमारा लाइफ स्टाइल खराब होता है, हम गलत तरीके से कोई काम करते हैं तो कोई महामारी होता है, बीमारी होता है। साफ सफाई नहीं रखेंगे या गलत हमारा खान पान होगा तो महामारी आएगा। बाकी सुनामी, बाढ़, भूकंप ये प्राकृतिक हैं। इसमें पूछ रहा है कौन प्राकृतिक नहीं है आपदा। 1934 में 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था, तो भाई भूकंप आया था भयानक। 1934 में बिहार में भयानक भूकंप आया था। कच्छ प्रदेश ये गुजरात में है, कहां पर है, गुजरात में। पहला नंबर तो ये जानो कि कच्छ जो है ये कहां है, किस राज्य में है, तो गुजरात में है। और ये किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है, तो जोन 5 सबसे डेंजर वाला। सबसे ज्यादा भूकंप की संभावना यहाँ कच्छ में रहता है। महासागर तल में कंपन को क्या कहते हैं, जब महासागर मतलब क्या, समुद्र में कंपन होगा तो उसको भूकंप कहेंगे, जी नहीं। भूस्खलन तो जमीन खिसकने से होता है, ये भी नहीं होगा। चक्रवात भी एक तूफान है, लेकिन ये कंपन कह रहे थे, इसमें सुनामी हो जाएगा। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र का सहारा लिया जाता है, तो इंफ्रारेड कैमरा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा का गठन देखो भाई, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर हुआ था। पहला नंबर तो ये जान लो। कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में। तो जाहिर सी बात है कि संविधान सभा का गठन भी 1946 में हुआ था बच्चा लोग। एनकुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे, पोलैंड, चिली, घाना या मेक्सिको। एनकुमा इनका नाम है, बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है। घाना देश के ये राष्ट्रपति चुने गए थे भाई, याद रखना है। राजनीतिक दल जो है, पॉलिटिकल पार्टी, इनको चुनाव चिन्ह और मान्यता, इसका चिन्ह क्या आपका ये छाप रहेगा, जैसे लालटेन छाप है राजद का, बंगला छाप है लोक जनशक्ति पार्टी का, कमल छाप है भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का है पंजा छाप। तो ये चुनाव, ये जो चिन्ह है और इनका वैलिडिटी, मान्यता कौन प्रदान करता है, पॉलिटिकल पार्टीज को, राजनीतिक दलों को उनका चुनाव चिन्ह और मान्यता क्या राष्ट्रपति प्रदान करते हैं, नहीं। राष्ट्रपति के इसमें कोई काम नहीं है। प्रधानमंत्री क्यों करेंगे, तो खुद पॉलिटिकल पार्टी के नेता होते हैं, कैसे कर सकते हैं। संसद करती है, नहीं। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग को ही चुनाव आयोग बोलते हैं। आप निर्वाचन आयोग कहिए, चाहे चुनाव आयोग कहिए, चाहे इलेक्शन कमीशन कहिए, सब बात एक ही है। बच्चा लोग समझ में आ रही बात। चलिए, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह एक स्टेटमेंट है। और यह महात्मा गांधी ने, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। उन्होंने कहा कि बिहार का विकास जब तक नहीं होगा तब तक भारत का विकास संभव नहीं है। ये बहुत बढ़िया बात, सुंदर बात कहा था हमारे पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व वैज्ञानिक, मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। चलिए,
भारत में योजना आयोग 1950 में ही बन गया था, तो 1951 वाला ऐसे ही हटा देते हैं। अब दो ऑप्शन है, 15 अप्रैल को हुआ था कि 15 मार्च को हुआ था, तो सही आंसर है 15 मार्च को हुआ था, 15 मार्च 1950। 1951 वाला तो ऐसे ही गलत है, काट देंगे, ये तो ये हमको पता होना चाहिए कि योजना आयोग 1950 में हुआ था। अब रहा बात कि 15 मार्च 1950 की 15 अप्रैल 1950, तो 15 मार्च इज द राइट आंसर। 1950 1950 कृषि का विकास करना। पंचवर्षीय योजना में कौन सा पंचवर्षीय योजना में कृषि पर फोकस किया गया था? तो पहला वाला में कृषि पर किया गया था और दूसरा वाला में उद्योग पर किया गया था। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा। कौन? मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी करती है। भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट जब पेश किया गया तो किस प्रधानमंत्री के द्वारा? पहला मानव विकास रिपोर्ट प्रधानमंत्री कौन थे? तो भैया वो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दिया था? रैगनर नर्क्स ने दिया था। भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? गोवा। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस है, वहां पर बहुत सारे सैलानी आते हैं, तो जाहिर सी बात है वहां बिजनेस व्यापार बढ़ेगा। और छोटा सा राज्य है, जनसंख्या कम है, बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, तो वहाँ पर लोगों की कमाई बढ़ेगी ना जी। आज हमारे बिहार में इंडस्ट्री हो जाए, टूरिस्ट प्लेस हो जाए, बहुत से लोग बाहर से आएंगे बिहार घूमने, तो हमारी भी आमदनी बढ़ जाएगी। लेकिन अभी भारत में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य है प्रति व्यक्ति आय वाला? गोवा है। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय, मैंने पूरा एक साल में जितना आय अर्जित हुआ उसका कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय बोलते हैं। आंग सान सू एक नेता है, इनका संबंध किस देश से? तो म्यांमार की थी। इसी देश को पहले क्या कहा जाता था? वर्मा। श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, दक्षिण अफ्रीका, तो म्यांमार सही आंसर है। राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये जो है ना, ये आपको 11th-12th में भी जब आर्ट्स अगर लेते हैं आप तो ये होगा, क्वेश्चन आएगा, ये पढ़ना है। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी देने जाओगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, ये आता है। और स्थापना किया था किसने? तो ए.ओ. ह्यूम ने। हालांकि इतना आपको नहीं जानना है, 10th में बहुत कम पढ़ना है, 10th में बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जानना है ना, चूंकि अभी 10th में भी आप बच्चे हैं, आपको बहुत साधारण साधारण क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है जी, चलिए। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि हो गई थी, इसलिए वहां के लोगों ने आंदोलन किया था। निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, हाँ तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था। तो एक पत्रिका को टारगेट करके लाया गया था, तो उसने रातों रात अपना भाषा बदल दिया, अपनी भाषा रातों रात बदल दिया, अंग्रेजी में कर दिया। तो ये कौन था? अमृत बाजार पत्रिका। विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत, मुद्रण की शुरुआत जब भी कहेगा चीन, याद रखिएगा। पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन हम आपको बताए थे, पिछले सेट में भी क्वेश्चन आया था कि मुद्रण की शुरुआत कहां से भाई? तो चीन से। किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? वियना सम्मेलन में। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था? उसमें प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, याद रखिएगा। न्यू डील वाला पिछले सेट में भी क्वेश्चन आया था। जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया? जॉन के कौन से मशीन का आविष्कार किए थे? फ्लाइंग शटल का। टका किस देश की, जिसे हमारे भारत का रुपया है, तो टका कहाँ का है? बांग्लादेश का है। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था? 1975, 76, 77, 1976 में, 1976 में हुआ था। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? तो ये जिला स्तर पर काम करता है। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को, कृषक मतलब क्या होता है? किसान, कृषक मतलब किसान, तो वही कह रहे हैं कि कृषकों को यानी किसानों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो अल्पकालीन, अल्पकालीन मतलब कम समय के लिए, दीर्घकालीन मतलब ज्यादा समय के लिए, दोनों ऑप्शन है। मध्यकालीन मतलब थोड़ा सा बीच बीच वाला टाइम का, किनमें से सभी? तो भाई अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है, कम समय के लिए। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों जान लोगे तो क्लियर हो जाएगा। पहला क्षेत्र कौन है, दूसरा क्षेत्र कौन है, तीसरा, ये तीनों में से क्वेश्चन ही आता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। आर्थिक विकास का जब भी क्षेत्र पूछेगा तो पहला पूछेगा, नहीं तो दूसरा, नहीं तो तीसरा। तो पहला है कृषि यानी खेती बाड़ी, दूसरा है उद्योग यानी इंडस्ट्री, और तीसरा है सर्विस यानी सेवा। इसमें क्या पूछ रहा है?
तीसरा क्षेत्र तो देखो सेवा है, नहीं जी, चलिए सरकार द्वारा लगाया गया अनावश्यक माने जिसको जरूरत नहीं है निबंध प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? जब प्रतिबंध हट जाएगा तो आप उदार हो गए, उदारीकरण हो गया। प्रतिबंध को जब आप हटा दिए इसका मतलब आपने क्या कर दिया? आप हमारे प्रति उदार हो गए। उदार मतलब दयावान हो गए, आप हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं। तो सरकार अगर बहुत सारे टैक्स और प्रतिबंधों को हटा देती है तो उसको कहा जाता है उदारीकरण। ठीक है बच्चे लोग, कोई दिक्कत समझ में आ रही है बात? एकदम ये 100 क्वेश्चन करो, डेली हम लोग यूट्यूब पे करवा रहे हैं और यहीं से आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा, इससे बाहर नहीं आएगा, चिंता बिल्कुल नहीं करना है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में, जिनेवा जो है ना स्विट्जरलैंड की राजधानी है। करक अभी वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? तो भैया 32 राज्य आयोग काम कर रहे हैं। वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण कितने राज्य? नहीं 35, सॉरी चलो 35। हुगली औद्योगिक प्रदेश कोलकाता हावड़ा, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र सेंटर कहाँ है? तो कोलकाता, रिसड़ा की कोलकाता, कुनगर की कोलकाता, मुदनीपुर नहीं, कोलकाता और हावड़ा ये क्षेत्र में है, उसका केंद्र है। किसका केंद्र? हुगली औद्योगिक प्रदेश का, बंगाल के कोलकाता और हावड़ा वाला क्षेत्र। हालांकि चारों ऑप्शन बंगाली का दिया है लेकिन यहाँ पर कोलकाता हावड़ा इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी आप पढ़े हैं जब इसको डिटेल्स में बुक में, आपको पता है। नहीं भी पता है तो अभी याद कर लो क्योंकि एग्जाम का टाइम है। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन, तो सबसे छोटा उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, 7 सिस्टर वाला जो हमारा राज्य है नॉर्थ ईस्ट याद रखिएगा तो हो जाएगा काम। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ मतलब क्या? उत्तर, ईस्ट मतलब क्या? पूर्व। तो उत्तर पूर्व कहीं दिख रहा है आपको? देखो उत्तर पूर्व दिख रहा है ना यहाँ पर, यही हो गया आंसर बी। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र आपका पश्चिम बंगाल में है, बिहार में है, केरल में है, उड़ीसा में है। हाँ जी, बंगाल में होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। पश्चिम बंगाल में फाल्टा है। फाल्टा का जब भी नाम आएगा पश्चिम बंगाल याद रखना है। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र, बढ़िया क्वेश्चन है, पहला सीमेंट संयंत्र चेन्नई में शुरू किया गया था, है ना। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का बर्मिंघम जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत का बर्मिंघम जमशेदपुर, इसी को टाटा भी बोलते हैं झारखंड में, जमशेदपुर या टाटा। हालांकि टाटा तो ऐसे बोलचाल की भाषा है, जमशेदपुर अब कहिए, बोलचाल की भाषा में जमशेदपुर को ही टाटा कहते हैं। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला है, पेट्रोलियम भी है, गैस भी है, तो इनमें से सभी। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई बच्चा लोग? 1970 में, 73 में, 75 में, 1978 में, बताइए तो। बाघ परियोजना की शुरुआत 70, 73, 75 नहीं, 75 में तो बैंकों वाला हुआ था, 1973 में। ठीक है, तो बाघ परियोजना 1973 में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा असम में है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? तो लॉर्ड रिपन ने लाया था और लॉर्ड लिट्टन ने रद्द कर दिया था, तो लॉर्ड लिट्टन आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यही अगर पूछ देगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किसने किया था, तो देखो लॉर्ड रिपन ने लागू किया था, मैंने बनाया था नियम, लेकिन इस नियम को लॉर्ड लिट्टन ने क्या कर दिया? रद्द कर दिया। तो लागू किया लॉर्ड रिपन ने और रद्द किया लॉर्ड लिट्टन ने। इसमें रद्द पूछ रहा है, लॉर्ड लिट्टन हो गया। लेकिन क्वेश्चन का अगर कोई इस क्वेश्चन को पलट के पूछ दे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किसने किया, ये भी आ सकता है ना, जैसे ऑप्शन में देखो लॉर्ड रिपन है, तो अगर लागू पूछ देगा, हो सकता है कि मान लीजिए इस सेट में ये क्वेश्चन है, अगला आपके एग्जाम में लागू किसने किया ये पूछ दे और किसने हटाया, तो दोनों याद रखो, लाया लॉर्ड रिपन ने और हटाया लॉर्ड लिट्टन ने, दोनों का नाम एक ही जैसा लगभग है, रिपन लिट्टन, एकदम बढ़िया से याद कर लेना। तो रूस में जो अल्पमत वाला दल था वो था मेनसोविक, अल्पमत मतलब जिसको बहुमत नहीं था, अब बहुमत वाला था बोल्शेविक। सरकार इसकी बनी थी, ये विपक्ष में था। अल्पमत जिसकी सीट कम आया था, माने बहुमत में नहीं था,
जो बड़ी पार्टी थी, जिसकी सीट ज्यादा आया था, जो बहुमत में था, जिसकी सरकार थी, वो था बोल्शेविक दल। कौन था? बोल्शेविक। जो अल्पमत में पूछ रहा है, देख लो, ये नहीं पूछ रहा है कि किसकी सरकार थी, कौन बड़ी पार्टी थी, ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कौन छोटी थी, यानी अल्पमत में कौन थी, तो मेंशेविक। बाओ दाई की सरकार कहां थी? दक्षिणी वियतनाम में। आपको पता है ना, वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया था, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम। अब फिर इनका वियतनाम का एकीकरण भी हुआ है, आपको पढ़ाया गया हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन, उसी चैप्टर का है। अब देखो अगर उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, देखो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। बाओदाई की सरकार दक्षिण वियतनाम में थी, फिर उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो गया, मैंने दोनों को एक साथ कर दिया गया, दोनों मिल गया। पहले वियतनाम था ऐसे, फिर बीच में क्या हुआ था कि बंटवारा हो गया था, इसका टूट गया था, मतलब अलग अलग हो गए थे उत्तरी वियतनाम दक्षिण वियतनाम, फिर दोनों एक दूसरे से क्या हो गया, एकीकरण हो गया। एकीकरण का मतलब एक हो गए थे, तो 1975 में एकीकरण हुआ था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 1975 में वियतनाम का एकीकरण हो गया। कौन वियतनाम? उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम एक हो गए। एकीकरण का मतलब क्या? एक हो जाना, साथ जुड़ जाना, ये इसका मतलब होता है एकीकरण होना। कब हुआ था? 1975 में। चलो भाई। हाँ, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण हुआ? इटली का एकीकरण मेजनी, काउंट काबूर, विक्टर इमैनुअल, इनमें से सभी। ये भी एकीकरण में योगदान दिए थे, काउंट काबूर भी, विक्टर इमैनुअल भी, गैरीबाल्डी का नाम आएगा वो भी, चार चार लोग हो जाएगा। हिगेल किस देश का दार्शनिक था? तो हिगेल आपका जर्मनी का दार्शनिक था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस ने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ को ही बोलते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी थी? तो 1929, 1919, 1918 या 1914। सॉरी बच्चों, यही वाला जब तुम्हारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था 1919 में, उसी समय ये भी हुआ था, 1919 में। मैग्नीज उत्पादन में सबसे आगे है आपका ओडिशा। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमिनस। देखो ये कोयला है, ये भी कोयला है। हेमाटाइट लौह अयस्क है, लोहा है। लिग्नाइट किसका है? कोयला। बिटुमिनस किसका है? कोयला। लेकिन हेमाटाइट किसका है? लोहा। लौह अयस्क मतलब क्या? लोहा ही पूछ रहे हैं ना, तो हो गया आंसर। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है जी? सतलज नदी पर है। कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से परमाणु विद्युत केंद्र है? भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से परमाणु विद्युत केंद्र राणा प्रताप, नरौरा, तारापुर, कलपक्कम परमाणु, यही होना चाहिए। आप लोग बताइए कमेंट करके। निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से? सब बच्चा लोग समझ रहा है। चलो, तो पहला स्वदेशी कहेगा, स्वदेशी अगर लगा देगा पहला स्वदेशी, तो हो जाएगा कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। लेकिन केवल पहला पूछेगा तो हो जाएगा तारापुरी। दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। कहोगे सर एक बार तो पहला पढ़ाए थे तारापुर, अभी अब पहला कह रहे हैं कलपक्कम। पहला स्वदेशी, स्वदेशी मतलब किसी दूसरे देश के हेल्प के बगैर, अपने से, खुद से, अपने देश के टेक्नोलॉजी को यूज करके, अपना एकदम आत्मनिर्भर तरीके से। यानी स्वदेशी का मतलब इसमें पूरा जो इसका कॉन्सेप्ट था अपने देश का था, किसी दूसरे देश की मदद नहीं ली गई थी। लेकिन तारापुर जो था ना, ये देश का पहला था, लेकिन स्वदेशी नहीं था, इसमें दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी को यूज किया गया था। लेकिन कलपक्कम वाला हमारा पहला स्वदेशी था। तो वर्ड ध्यान रखना, स्वदेशी ये वर्ड ला देगा तो कलपक्कम, स्वदेशी नहीं लाएगा, केवल कहेगा पहला परमाणु विद्युत केंद्र तो तारापुर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पहला परमाणु विद्युत केंद्र तारापुर, और पहला स्वदेशी परमाणु विद्युत केंद्र तो कलपक्कम। उम्मीद करते हैं आप बढ़िया समझ गए। हिमाचल प्रदेश का मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है भाई? बहुतापीय है, ताप विद्युत ऊर्जा है, ये परमाणु ऊर्जा है। हिमाचल प्रदेश का कह रहे हैं ना कि भूतापीय है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ मिलता है? पेट्रोलियम के साथ मिलता है गैस, और कहाँ मिलेगा?
ब्रिटेन के सहयोग से, ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड के सहयोग से एक लौह इस्पात उद्योग बनाया गया। तो बोकारो, राउरकेला, सेलम, दुर्गापुर, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया। बोकारो वाला, राउरकेला वाला तो आपका रूस के सहयोग से बना है। ये किसके सहयोग से पूछ रहा है? ब्रिटेन के सहयोग से। ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड, वही दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में। दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। देखो कह रहा है कि आप जानते हैं कि दलहन जो है, दलहन वाला फसल जो दाल वाला फसल होता है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, लेकिन एक ठो दलहन वाला ऐसा फसल है, पहले मेरी बात समझो, इस क्वेश्चन को समझने के लिए मेरी बात सुनिए। आमतौर पर दलहनी फसल जो होता है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है मिट्टी में, लेकिन एक ठो दलहनी फसल ऐसा है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है, वो है राजमा। राजमा नहीं करता है, बाकी मूंग, मटर, चना ये सब करता है। भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? भारतीय खाद्य निगम। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहां स्थापित किया गया? लोहा और इस्पात दुर्गापुर में। अच्छा, दुर्गापुर में जो था वो ब्रिटेन की मदद से था। ये हो गया बर्नपुर, ठीक है। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है भाई। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया? पिछले सेट में भी क्वेश्चन आया था, इलाहाबाद से हल्दिया वाला कौन सा समुद्री मार्ग है? तो 1 है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। या पिछले सेट में हमको याद है ये क्वेश्चन किस तरह से था, इसमें ये दे दिया था और नाम पूछ दे दिया था शहर का, इसमें शहर का नाम दे दिया है और जलमार्ग पूछ लिया। उसमें दिया था क्वेश्चन ऐसा था बच्चा लोग कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहां से कहां तक जोड़ता है, किस शहर को किस शहर से जोड़ता है। अब उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, उसमें था एक इलाहाबाद को हल्दिया से। अब यहाँ पर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट के पूछते हैं, हम बोले ना कि क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है, क्वेश्चनवा वही रहेगा। अब इसमें पूछ रहा है कि इलाहाबाद को हल्दिया से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग जोड़ता है? जलमार्ग मतलब समुद्री रास्ता, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 याद रखिएगा। इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। जैसे सड़क NH जो होता है राष्ट्रीय राजमार्ग NH1, NH2, NH3, वैसे जल मार्ग भी है ना 1, 2, 3, 4, तो एक वाला इलाहाबाद से हल्दिया, ठीक है। निम्नलिखित में से किस समुदाय को ब्रसेल्स, ये तुम्हारा बेल्जियम की राजधानी है, इसमें बहुमत का गठन हुआ था तो डच लोगों को मिला था। सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन को क्या कहा जाता है? उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों का जो विभाजन है उसको ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है जी? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। निर्यात संवर्धन क्षेत्र को निम्न में से किसमें बदल दिया गया है? इसको क्या चीज में कन्वर्ट कर दिया गया है? औद्योगिक क्षेत्र में, संवर्धन क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में या विशेष विकास क्षेत्र में? इसको आर्थिक क्षेत्र में बदल दिया गया है। यानी निर्यात संवर्धन क्षेत्र, निर्यात इंपोर्ट वाला, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है ना, हाँ, तो निर्यात एक्सपोर्ट हो गया, आयात इंपोर्ट होता है। निर्यात मतलब किसी चीज को बाहर भेजना और आयात मतलब मंगवाना, ठीक है। कहीं बाहर से अंदर आएगा तो आयात होता है और अंदर से बाहर जाएगा तो निर्यात होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप जानते हैं। तो उस क्षेत्र को निम्न में से किस में बदल दिया गया है? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र में बदल दिया गया। चलिए, निम्न से कौन सी बेरोजगारी का टाइप पूछ रहा है जो कृषि क्षेत्र में छिपी रहती है, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो मौसमी बेरोजगारी भी और छिपी बेरोजगारी भी, दोनों कृषि में। क्यों भाई? क्योंकि एक तो आप कृषि कर रहे हैं लेकिन उतना लाभ नहीं मिल रहा है। एक ही मौसम, किसी खासे मौसम में ना आप खेती बाड़ी करिएगा, कुछ ऐसा मौसम होता है जब आप बैठे रहते हैं कुछ नहीं करते हैं, तो मौसमी बेरोजगारी और छिपी बेरोजगारी दोनों होता है खेती बाड़ी में, कृषि क्षेत्र में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? विमुद्रीकरण आपको याद होना चाहिए, शायद आप छोटे होंगे उस समय, नोटबंदी हुआ था। पुरानका नोटवा सब आदमी बैंक में जमा कर दिया था और नया वाला नोट बाद में उनको मिला। सॉरी, नया नोट उसी समय मिल गया, मतलब पुराना नोट बैंक में जमा कर देना था आपको, क्योंकि वो नोट बदल गए थे। उसमें 1000 का भी नोट पहले भारत में चलता था।
तो पुराना वाला जितना 500 हजरिया था, 500 का नोट और 1000 का नोट, उसको हम लोग भाई बिहारी भाषा में 500 हजरिया बोलते हैं। उसको क्या किया गया था कि अब नहीं चलेगा। अचानक से सरकार ने घोषणा की कि अब नहीं चलेगा, जितने लोगों के पास 500 हजार का नोट है अब जमा कर दीजिए। बस समझ में आया? तो 500 हजार का नोट बंद हो गया था। नोटबंदी उसी को बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, लेकिन इसको जो असली इसका जो शब्द है इसके लिए, उसको बोलते हैं विमुद्रीकरण। क्या बोलते हैं उसको? विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन उसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी नरेंद्र मोदी ने किया था भाई, नरेंद्र मोदी ही किए थे ना प्रधानमंत्री। तो बताइए ये कब किए थे? और पहली बार ये प्रधानमंत्री उस समय बने थे, फर्स्ट टर्म था। अब तो इनका तीसरा टर्म जा रहा है ना। 2014 में पहली बार बने, 2019 में दूसरी बार बने, फिर 2024 में तीसरी बार बने हैं और अभी तक वर्तमान में कार्यरत हैं। तो 2016 में तो हुआ था, ये बात तय है। तो 18 15 हटाइए, लेकिन 16 नवंबर को कि 8 नवंबर को 2016 में तो हुआ था, लेकिन किस दिन हुआ था ये बताइए? बताइए। 8 नवंबर 2016, 16 नवंबर 2016। तो भैया 8 नवंबर 2016 को हुआ था। और कुछ क्वेश्चन है 7-8। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण हमारे भारत में कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई करती है। ठीक है। और यही हमारी भारत का जितना करेंसी है नोट, यही छापती है भारतीय रिजर्व बैंक। केवल 1 रुपया का नोट अगर कहेगा, पिछले सेट में क्वेश्चन था कि 1 रुपया का जो करेंसी होता है नोट, वो कौन छापता है? तो ये छापता है वित्त मंत्रालय या वित्त विभाग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, भारत सरकार भी बोल सकते हैं इसको, यानी भारत सरकार का वित्त विभाग। तो 1 रुपया का नोट केवल वित्त विभाग, सिर्फ 1 रुपया का नोट वित्त विभाग जारी करता है। बाकी जितना है वो सब भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। अब मौद्रिक नीति का निर्धारण भी वही बात हुआ, भारतीय रिजर्व बैंक करती है। कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल यानी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी कौन नहीं है? तो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी नहीं। इसमें दोनों नहीं है, ये दोनों नहीं है। देखो ये बदलते रहता है, कभी ये पार्टी का ज्यादा वोट आ जाएगा कुछ राज्यों में तो हो जाएगा राष्ट्रीय पार्टी, या ये भी हो जाएगा। कम आ जाएगा तो उसका मान्यता समाप्त हो जाएगा। तभी फिलहाल भी दोनों नहीं है। ठीक है। तो आपका जब एग्जाम में आएगा ना क्वेश्चन, तो ऑप्शन कोई एक ही आएगा, दोनों नहीं आएगा, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आजादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? आजादी के टाइम से ही लोकतांत्रिक स्वरूप हमारे भारत में है। हम जब आजाद हुए, हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, 1950 में संविधान लागू हुआ, उसी समय से हमारा स्वरूप लोकतांत्रिक है। पाकिस्तान में कभी बढ़िया लोकतंत्र नहीं रहा, यहाँ पर सेना का शासन रहा, उसके बाद में तानाशाह का शासन रहा, भूटान में राजा का शासन रहा, नेपाल में भी राजा का शासन रहा, लेकिन भारत में लोकतांत्रिक रहा शुरू से ही। यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरो है। यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा, यूरोपीय से याद रखिएगा, यूरो याद हो जाएगा ऐसे भी, ठीक ना। और उसी को यूरोपियन यूनियन भी बोलते हैं। जो क्वेश्चन है ना, यूरोपीय आर्थिक संघ, इसी को बोलते हैं यूरोपीय संघ या यूरोपियन यूनियन। तो इसका जो करेंसी है वो है यूरो। चलो भाई ठीक। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? इसको किया था मनमोहन घोष, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, राजाराम मोहन राय। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। चलिए, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? गणराज्यों को पुनर्स्थापित करना, लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करना, राजतंत्रों को पुनर्स्थापित। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना, फिर से राजतंत्र लाना। और सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो आपको पता है यूनान का था सिकंदर भाई। और कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? कैगा परमाणु किस राज्य में स्थित है?
रुको बच्चे, इसको हम देख लेंगे, ध्यान पर नहीं आ रहा है। कहेगा परमाणु को हम देख करके आपको पीडीएफ में टिक लगा देंगे, जो आपको भेज दिया जाता है। इसको होल्ड पे कर दिए हैं। कहेगा परमाणु विद्युत गृह, कहेगा तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। अच्छा, देखते हैं भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास, सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा आपका हो सकता है जहां पर मरुस्थल हो, तो मरुस्थल है राजस्थान में, तो राजस्थान हो जाएगा। 99 नंबर जो क्वेश्चन है, मैं इसको सही टिक लगा करके आपको पीडीएफ में भेज दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच, एंजॉय करते रहिए, ऐसे ही रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद। और भाई क्लास को आप शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास, जो लोग भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अंतिम टाइम में सारे लोग क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, तो कम से कम आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। कल हो सकता है हम आपको सब्जेक्टिव लाएं, ठीक है। चलिए, साइंस संग्रह पर आप बने रहिए, तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो, और अपना आप लोग जो नोट्स वगैरह बनाए हैं उसको भी पढ़िए। जिस सब्जेक्ट का अगले दिन पेपर है उसको पढ़िए, और जो आगे आने वाला है उसको भी ध्यान में रखना है। जैसे मान लो सोशल साइंस का पेपर आपका जिस दिन है, उसके एक दिन पहले हम उसका मैराथन भी करवा देंगे। चलिए, थैंक यू।